हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। आप सभी को पता है कि आप जब भी यहाँ पे आते हैं आपको सीयूटी एग्जाम्स के रिगार्डिंग प्रिपरेशन के लिए जीके जीएस के टॉपिक्स मैं लेके आता हूँ और वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको करना क्या है, वीडियोस के थ्रू थोड़ा थोड़ा जाते रहना है टाइम टू टाइम जब भी आपके पास टाइम मिले और अपनी तैयारी को एक प्रॉपर बेस देना है। इसके साथ साथ अगर आप एसएससी की भी प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियोस आपके लिए एनफ होते हैं, क्योंकि लगभग में सिलेबस सेम है, लेवल का डिफरेंस है। लेकिन अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता है तो बेसिक्स के लिए आप इजिली इन वीडियोस के थ्रू जा सकते हैं। ओके, आपको करना क्या है, आपको बेसिकली यूज करना जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनके नोट्स बनाते चलने हैं और चीजों को धीरे धीरे समझते चलना है। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपको दिख ही रहा है, केमिस्ट्री का पार्ट है। इसका मतलब जो साइंस का पोर्शन होता है, जो साइंस से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है एसएससी के एग्जाम में इस बार साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा साइंस का पार्ट सीयूटी में भी आता है। तो जनरल साइंस होता है जो आप एनसीईआरटी में क्लास 6, 7, 8 में पढ़े रहते हैं, 9, 10 तक वही आता है और उसके बेसिक्स आते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि उसको याद कैसे कर पाए। चलो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है उसको थोड़ा बहुत याद रहेगा, लेकिन साइंस स्ट्रीम का बच्चा तो उसको क्या बायो फिजिक्स केमिस्ट्री की छोटी छोटी चीजें याद रहेंगी? नहीं याद रहेंगी। तो वो मैं आपको यहाँ कवर करवाऊंगा उतनी ही चीजें जो आपने पढ़ी हैं। जैसे ही आप देखेंगे आपको रिमाइंड हो जाएगा, प्लस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। केमिस्ट्री का टॉपिक आपका हार्डली 2 वीडियो का होता है, 2 वीडियो में आपके खत्म हो जाएंगे। 40-40 मिनट के अगर 2 वीडियो बनते हैं तो आपका केमिस्ट्री का टॉपिक फिनिश हो जाता है। तो हम उसी केमिस्ट्री के टॉपिक पे आज फोकस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि चीजें क्या क्या आती हैं केमिस्ट्री में और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। बेसिक्स हमारे कैसे क्लियर हो कि कोई क्वेश्चन अगर आ जाए केमिस्ट्री का तो मैं उसे कर लूँ, क्योंकि पढ़ा हुआ सारे बच्चों ने तो ईजी है। तो विदाउट किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि चीजों को कैसे किया जाएगा। देखते हैं आज जो मैं आपको पहले पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाने वाला हूं एटम एंड मॉलिक्यूल। अच्छा देखिए, एटम और मॉलिक्यूल नाम सबने सुना है और चीजें पता भी होंगी, और पता है कि एटम और मॉलिक्यूल में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता है। एटम सिंगल पार्टिकल होता है और मॉलिक्यूल उसमें कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस आपको ये भी पता होना चाहिए एटम और मॉलिक्यूल में। इसे आप क्या कहते हैं भाई? स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटा पार्टिकल है भाई। इसके बाद इसके हम क्या करते हैं, इसके डिविजन्स को पढ़ते हैं कि इससे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में और क्या क्या ऐड होता है, मतलब अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर उनका एटॉमिक मास, वेट, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको अगली स्लाइड से और देखते हैं कि ये क्या है। देखिए, एटम की बात करें तो इट्स अ काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। अब एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो एटम बनता है, बेसिकली कहा जाता है एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं जो कि अलग अलग ईयर में इनको पाया गया। पहले तो एटम ही था, उसके बाद पाया गया कि इसमें भाई कुछ और पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है एंड न्यूट्रल भी है। तो हमें पता चला कि सबसे पहले क्या हमें पता चला प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज रखता है अपने आप में। ठीक है, किसने सर्च किया था? गोल्डस्टीन ने। नेमिंग किसने की थी? ई रदरफोर्ड ने। तो देखिए, डिस्कवर्ड किसी और ने किया है और नेमिंग किसी और ने की है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने नेमिंग की है, गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया है। तो ये पहले देखिएगा, ये क्लास 7th 8th 9th में जैसे आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, ये पूरा वो बोहर्स का एटम स्ट्रक्चर, रदरफोर्ड का जो भी एक्सपेरिमेंट है वो सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। तो उसी से है बाय एक्सपेरिमेंट कैनॉल रेज। ठीक है, रेज इनको जब एक्सपेरिमेंट किया गया रदरफोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग क्या पता चला कि कैनॉल रेज हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। तो इनका देखिए पॉजिटिवली चार्ज क्या है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और इनका मास ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब देखिए, माइनस पावर का मतलब है कि मतलब डेसिमल को आगे लेके जाया गया, अदरवाइज ये 0.0000000 ऐसे करके फिर डेसिमल लिख के फिर 1672 होता है। जब ये माइनस की पावर होती है इसका मतलब माइनस का पावर क्यों लगता है कि मतलब ये जीरो बहुत, डेसिमल बहुत पीछे से आता है। डेसिमल को आगे ले जाते हैं तो मैथ्स का सिंपल क्लास 7th 8th का रूल अगर आपने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट एंड पावर, तो उसमें सिखाया गया है कि माइनस की पावर कब लगाते हैं और प्लस की पावर कब लगाते हैं। ठीक है, तो हालांकि आपको यहाँ पे नहीं जानना है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये किसने सर्च किया था? जे थॉमसन ने। ये कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ये सभी को पता है। क्योंकि ये कैथोड रेज थी इसलिए इनको नेगेटिव चार्ज कहा गया। कैनॉल रेज निकली तो ये पॉजिटिव चार्ज रहा। बात की जाए इसके मास की तो देख रहे हैं ये 1.672 था, ये क्या है 9.1 और -31 है। इसीलिए जब भी हम कुछ कैलकुलेट करते हैं तो इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता क्योंकि ये निग्लिजिबल है ही, इतना कम मास है कि आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जब पूरे एटम के मास को कंसीडर करते हैं तब इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज इट इज वेरी लेस इन मास।
तो जब किसी एटम का मास निकालना होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेज करते हैं, बहुत छोटे होने की वजह से इसको कैलकुलेट नहीं करते। आप सभी को पता है कि एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उसके बाद आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, इसी न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही, न्यूट्रॉन पे कोई चार्जेस नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑर्बिट्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। और इन्हीं ऑर्बिट के अंदर क्या पाए जाते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इन्हीं ऑर्बिट के अंदर। और एक रूल होता है कि ऑक्टेट रूल होता है, आपको आज सब पढ़ा देंगे हम, कि ऑक्टेट रूल होता है जो कहता है कि पहले ऑर्बिट में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जब ये 2 कंप्लीट हो जाए उसके बाद 8। तब अगर कोई भी एटम इस स्टेट को पाता है, इस स्टेट पे पहुंचता है, तो उसे हम स्टेबल सिचुएशन में कहते हैं। और यही स्टेबिलिटी पाने के लिए एटम आपस में रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, नए अलग अलग तरीके के मिक्सचर क्रिएट होते हैं, वो तो वैलेंसी वगैरह आती है। वो सारे टॉपिक्स आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ये चीजें जान लें कि इसको किसने सर्च किया था। यहाँ से याद क्वेश्चन आता है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया प्रोटॉन, नेमिंग रदरफोर्ड ने की थी, किसको प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कैन ऑलवेज है, तो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, आते हैं न्यूट्रॉन की बात करें तो जेम्स चैडविक ने किया था। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, और इसका भी मास देखिए -27, 1.674। तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ग्रेटर होता है, और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से। तो सबसे हैवी कौन होता है भाई, न्यूट्रॉन होता है। सबसे पहले हैवी कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के बाद सेकंड हैवीएस्ट पार्टिकल जो छोटा सा पाया जाता है उसमें प्रोटॉन होता है, पॉजिटिवली चार्ज। और उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को बहुत ज्यादा कम होने की वजह से निग्लेक्ट कर देते हैं। अब देखिए ये दिखाया गया आपसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ पाए गए, न्यूक्लियस में पाए गए, और इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में। देखिए ये ऑर्बिट्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और ये न्यूक्लियस है। इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ये बीच में पाया जाता है। रदरफोर्ड के ही ने ही जब रदरफोर्ड ने वो एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डन फॉइल लगा के, तो उन्होंने पाया था कि कुछ रेस रिफ्लेक्ट हो गई एटम से, लड़के टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई। तो उन्होंने पाया कि शायद एटम के सेंटर में कुछ तो है हैवी सा, जो चीजों को आगे नहीं जाने दे रहा। वहां से उन्होंने पाया कि देयर इज समथिंग न्यूक्लियस, और जिस तरह की रेस को उसने रिफ्लेक्ट किया उससे उन्होंने पाया कि इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, जहां से उन्होंने प्रोटॉन की बात की थी। तो बेसिकली यहां से आगे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। मैटर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हमें पता है यार कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, गिवन बाय एवी लेवोसिर, एटम नाइदर क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉयड, ओनली रीअरेंज देमसेल्फ। ना ही आप एटम को बना सकते हो, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये नेचर ने बना के रख दिया है। आप उसको अलग अलग कॉम्बिनेशन में रीअरेंज करके अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग मॉलिक्यूल बनाते हो अपने यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि ऐसा बोला गया है कि भाई एटम जब एक दूसरे से मिलते हैं कोई कंपाउंड बनाने के लिए, तो वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलते हैं। अगर उस प्रोपोर्शन में ना मिले तो कंपाउंड अलग होगा। जैसे वाटर की बात की जाए, वाटर का कंपाउंड अगर बनाना हो या मॉलिक्यूल, तो H2O है, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के एक एटम अगर मिलते हैं तो ही वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई भी प्रोपोर्शन बदल दिया तो वाटर नहीं बनेगा, बाकी जो कुछ भी बन जाए। ठीक है, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यही होता है कि भाई रेशियो उसी तरह का होना चाहिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बाय जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन का भी नाम सुना होगा भाई। इनका है कि किसी भी एलिमेंट को बनाने के लिए एटम हमेशा होल नंबर में लें। ऐसा नहीं है कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, नहीं। एटम इस तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं कि हाफ मेरा ले लो और एक तुम्हारा ले लो, आधा अधूरा पौना सवा यहाँ नहीं चलता। हमेशा चीजें होल नंबर में होनी चाहिए। जिन बच्चों को होल नंबर नहीं पता, तो भाई 0 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट पॉजिटिव टर्मिनल तक चले जाओ नंबर लाइन पे, ये सारे के सारे होल नंबर होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए H2O में क्या है, 2:16, 1:8। आप जिस तरह से कहें, लेकिन इसमें क्या है, ये सारे होल नंबर हैं। ये क्या है, होल नंबर। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर टू परफॉर्म 2 or more compounds, the ratio of the masses of the element combined with the fixed mass either a simple or whole number। तो वो क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। याद रखिएगा, किसी भी हाफ या पौने में ये कॉम्बिनेशन नहीं होता। और ये अभी तक जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये 7, 8 से लेकर 9th ग्रेड तक की केमिस्ट्री का पार्ट आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, आपने पढ़ा हुआ है, धीरे धीरे आपको रिवाइज हो रहा होगा, माइंड में हिट हो रहा होगा, अरे सर ये तो मैंने पढ़ा है, ये याद आ रहा है, हाँ जेम्स चैडविक, हाँ जॉन डाल्टन। तो कोई बात नहीं है ना,
धीरे धीरे रिवाइज करते चलिए, इजी है, आपको समझ में आता जाएगा, आपको बस एक बार रिफ्रेश करना है अपने कंटेंट को। थ्योरी गिवन बाय साइंटिस्ट, तो देखिए डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक ओपन कीजिएगा, आपको 1 2 3 चैप्टर में स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, ठीक है। इन्होंने बोला ऑल मैटर्स आर मेड बाय इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसे एटम कहते हैं, कोई बात नहीं, ये बात तो इनकी सही निकली। इसके अलावा इन्होंने कहा ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज, कि भाई जो भी एलिमेंट, एक एलिमेंट क्या होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, एक ही तरह के, क्योंकि एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब एक ही तरह के काफी सारे एटम मिलते हैं तो वो उसका एलिमेंट बनाते हैं, जैसे आयरन है एलिमेंट में है, गोल्ड का एलिमेंट है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, तो जितने भी एटम एक एलिमेंट में मिलते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्योंकि सेम एटम से मिलके एलिमेंट बना हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन विथ ईच अदर, फिक्स द होल नंबर रेशियो। अभी वही बात हो गई कि कंपाउंड बनाने के लिए, भाई देखिए कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड की बात करें तो मान लीजिए कि भाई आप कह सकते हैं एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन है, एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन, जैसा आप ये बात की जाए, ये मिलके क्या बनाएंगे, वाटर कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो एक फिक्स रेशियो में मिलेंगे तो ही कंपाउंड बनाएंगे, कंपाउंड हमेशा एक फिक्स रेशियो में मिलता है, दो अलग अलग एलिमेंट को मिला के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सेम बात हो गई, मैटर भी बाय इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, और एटम वही बात तो हमने पढ़ ली थी। और इनको हम रीअरेंज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, लेकिन आप इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वही चीज है यहीं पे लिखी है हिंदी में कि सभी पदार्थ अविभाज्यकर परमाणु से बने हैं, किसी भी दिए गए तत्व पे सभी परमाणु का द्रव्यमान मतलब मास और गुणों में समानता होती है। यौगिक मतलब कंपाउंड बनाने के लिए विभिन्न तत्वों मतलब डिफरेंट एलिमेंट के परमाणु मतलब एटम एक दूसरे के साथ निश्चित पूर्णांक मतलब होल नंबर एंड अनुपात का मतलब फिक्स रेशियो में जुड़ सकते हैं। परमाणुओं को ना बनाया जाता है ना नष्ट किया जाता है, इनको बस हम रीअरेंज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग केमिकल रिएक्शन में। ये जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी और ठीक ठाक थ्योरी थी, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कोई अपवाद नहीं था, ओके था ये, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि मॉडल, अलग अलग मॉडल, ये आप 9th की केमिस्ट्री की स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, आप इसको केवल ना समझे कि केवल आपके सीयूटी लेवल का है, आप चाहे एसएससी पे हो या यूपीएससी के भी बेसिक एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो ये काफी काम आने वाला है आपके। तो आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से और किसी को दोस्त को शेयर कर दीजिए जो हायर लेवल की तैयारी कर रहा है, जो बोलता है साइंस के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, अब ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उसको काफी हेल्प मिलेगी इस पीपीटी से, ठीक है। थॉमसन एटॉमिक और प्लम पडिंग मॉडल और द क्रिसमस केक मॉडल, भाई ये हुआ कि अगर एटॉमिक थ्योरी दे रहे हो तो एटम का मॉडल भी दो। अब एटम का मॉडल विद द हेल्प विद द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये दे पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए। तो रेड पार्ट एज ए प्रोटॉन प्लस पी चार्ज, तो भाई थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल उसे प्लम पडिंग कहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये एक वाटरमेलन जैसा होता है वैसा एटम होता है, इसमें जो तुम्हारा रेड पार्ट होता है वो प्रोटॉन है और ब्लैक पार्ट जो उसके सीड्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह से एटम में हर जगह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए, हालांकि ये थ्योरी गलत है क्योंकि हमने पहले ही पाया कि एटम इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में है, तो एक तरह से आप कह सकते हो। तो लेकिन सवाल ये था कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज यहीं घूम रहे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ऐसा कैंसिल कर देंगे तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये मॉडल कैंसिल हो गया। बोला गया भाई कि ये तो एक दूसरे को एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। हालांकि ये था कि प्रोटॉन की खोज अलग टाइम पे हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज अलग टाइम पे हुई, जब तक खोजें नहीं थी तब तक ये मॉडल्स चलते थे, लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई सारे मॉडल्स को कैंसिल करना पड़ा। आफ्टर दैट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, ये एक रिवोल्यूशनरी कदम था, मैंने बोला ना रदरफोर्ड के बारे में, क्योंकि प्रोटॉन की नेमिंग इन्होंने की है, अभी आपने देखा, ठीक है। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो क्या एक्सपेरिमेंट था देखते हैं। इन्होंने गोल्ड फॉइल ली, ठीक है, एक क्या ली, गोल्ड फॉइल ली, बहुत पतली सी, और यहां से रेस को लीव किया, कुछ रेस डायरेक्ट निकल गई, कुछ रेज रिफ्लेक्ट होंगे थोड़ी बहुत, और कुछ सीधा वापस आ गई। तो इनको पता चला कि एटम्स के बीच में कोई जगह है जिसे न्यूक्लियस जैसी चीज कहते हैं, जो काफी हैवी मास है इसका, न्यूक्लियस जैसी चीज कहते हैं, जो क्या करता है चीजों को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल्स को उस पर बॉम्बिंग की थी इन्होंने, तो इन्होंने पाया अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू कम डाउन ऑन अ थिल्ड गोल्ड फॉइल, अल्फा पार्टिकल्स
are made up to 2 protons or 2 neutrons tightly bound together which is identical to the helium -4। गोल्ड फाइल पे अल्फा रेस की जब बारी की तो एटम का डायमीटर ये था। हालांकि हमें डायमीटर वगैरह नहीं पढ़ना, हमें बस ये जानना है कि जब वो रिफ्लेक्ट आए तो वहीं से न्यूक्लियस की खोज हुई, फिर वहीं से क्या आया, प्रोटॉन आया, और जब प्रोटॉन आया और न्यूट्रॉन आया बाद में, तो यहीं से क्या हो गया, यहीं से जो ये एटम्स का एटॉमिक मॉडल है वो चेंज हो गया। अब एटम्स के मॉडल में काफी सारे चेंजेस आए रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट के बाद। तो हमें देखना है कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद क्या है। इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये देखिए, ये क्या है, ये गोल्ड, वही एक्सपेरिमेंट की पिक्चर है जो गोल्ड फॉइल है। अब देखिए कई रेस तो ज्यादा सीधे जा रही हैं, अब एक आगे न्यूक्लियस पे टकरा गई, तब तक न्यूक्लियस की खोज हुई नहीं थी, तो ये वापस आ गए। एक ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ डायरेक्टली 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ अलग तरह डिफ्लेक्ट हो गए। तो इनको पता चला भाई डिफ्लेक्शन क्यों, ये तो सीधे निकलने चाहिए। मेनी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास लीनियरली थ्रू द गोल्ड फॉइल, सम ऑफ द पार्टिकल्स deviated in a small angle, one of the every particles appear to be bounce। इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज समथिंग विच वी डोंट नो। तो कंक्लूजन क्या निकला, द स्पेस इनसाइड द एटम मोस्टली एम्प्टी। उन्होंने बोला कि भाई एटम के अंदर बहुत सारी स्पेस एम्प्टी है और बीच में कुछ मास है, बीच में कुछ मास है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग है। सेंटर में बहुत ही डेंस कोई चीज है और जो पॉजिटिवली चार्ज है, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, किसी के टक्कर से वापस आ रहा है, क्योंकि अल्फा पॉजिटिवली चार्ज है तभी तो अल्फा पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट कर दिया उसने। द डायमीटर इज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ एटम, और उसका डायमीटर क्या है, एटम के डायमीटर से छोटा है, ठीक है, विच इज पॉजिटिव एंड कॉल्ड न्यूक्लियस। गिवन द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस, यहीं से पता चला। द मास ऑफ एटम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। तो उन्होंने बोला कि एटम का एक्चुअल मास तो न्यूक्लियस में है, क्योंकि एटम के आसपास की चीजें तो खाली हैं। अब हमें पता है कि एटम के न्यूक्लियस में क्या है भाई, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और ये पॉजिटिवली चार्ज और ये जीरो विदाउट एनी चार्ज। और क्योंकि ये जगह खाली और इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट कर देते हैं कैलकुलेट करते वक्त, और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जोड़ के हम एटम का मास बता देते हैं, क्योंकि जो जगह खाली है उसमें उसको हम निग्लेक्ट करते हैं। इस तरह से पता चला। लेकिन ओनली प्रोटॉन इज पॉजिटिव, सो प्रोटॉन इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस बट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एक्सपेरिमेंट फेल्ड। लेकिन रदरफोर्ड ने चलो भाई प्रोटॉन की खोज कर दी, एक काम तो कर दिया, लेकिन फिर भी ये मॉडल नहीं बता पाए कि अगर प्रोटॉन भाई बीच में है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे ऑर्बिट बनाते हैं, ऑर्बिट का एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाए। तो रदरफोर्ड भी फेल हुए थे, लेकिन फिर भी इस एक्सपेरिमेंट से भाई एक चीज माइंड में सबके आगे कि देयर इज समथिंग पॉजिटिवली, देयर इज समथिंग लाइक न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया, पॉजिटिव चार्जेस के बारे में पता चल गया। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और धीरे धीरे लोग एक एक लेयर आगे बढ़ते रहते हैं, चीजों की समझ बढ़ती रहती है, धीरे धीरे टाइम से साइंस डेवलप होता है। नील्स बोहर आए अपना एटॉमिक मॉडल लेके। अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज सर्कुलर। इन्होंने कहा कि सर्कल में है, बीच में न्यूक्लियस है जहां पे प्रोटॉन पाए जाते हैं। चलिए यहां तक तो इनकी बात सही है पिछले सारी चीजों से। इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी लेवल या ऑर्बिट में घूमते हैं। इन्होंने ऑर्बिट थ्योरी दी कि जो एटम में जो खाली स्पेस है वहां पे ऑर्बिट है, और हर एक ऑर्बिट का एक अलग एनर्जी लेवल है, अलग एनर्जी लेवल है। जिस इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग वो उस लेवल में सर्कुलेट करेगा, ठीक है। ईच ऑर्बिट और सेल हैव अ फिक्स एनर्जी टू सर्कल इट। इसे ऑर्बिटल सेल बोला, चलो ठीक है। फिर इन्होंने बोला ये पॉजिटिवली चार्ज नेक्ट्रल है, फिर के शेल है, एल सेल है, एम सेल है, एन सेल है, ऐसे शेल्स की इन्होंने डेफिनेशन दी, ठीक है। और एनर्जी लेवल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकते हैं, तो ये था 2n⁻², ठीक है, कि के सेल में अगर लेवल 1 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 4, फिर 18, फिर 32, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एनर्जी लेवल के बिहाफ पे। हालांकि ये कितना सक्सेसफुल था अभी उसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। पर नील बोहर जी को आप कह सकते हो कि प्रोटॉन की खोज के बाद और न्यूक्लियस की खोज के बाद, मतलब रदरफोर्ड के थ्योरम के बाद साइंटिस्ट को काफी हेल्प मिली। देखिए क्या होता है, कोई फेल होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से फेल है, उसका वो मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उसने कुछ रास्ता तो दिया। हर फेलियर में क्या होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो और चालाक वो है जो दूसरे के फेलियर से सीख जाए, खुद फेल होना जरूरी है नहीं। तो रदरफोर्ड के फेलियर से बहुत कुछ सीखने को मिला कि अरे यार ये तो चलो, ये तो पता चला कि ये सर्कुलर होता है, ये तो पता चला कि न्यूक्लियस है, ये तो पता चला कि पॉजिटिवली चार्ज है। पहले तो ये नहीं पता था, पहले तो हम लेमन वाटर लेमन बना के बता रहे थे कि ये ऐसा होता है, तो वो तो गलत था टोटली।
ठीक है, लेकिन फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, क्यों? बट फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई वहां पे अभी भी इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, ये सेल की एनर्जी क्या होती है, ये आसान नहीं है। ठीक है, तो 1992 में इनको रिसीव मिला नोबेल प्राइज टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्दर स्टडी में फिर भाई फाइनली किसने, नील्स बोहर ने भाई पाया था थोड़ी सी गलती थी ना, तो उसने फिर उसको एक्सप्लेन किया और उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। तो बताया, पूछा जाता है सवाल यहां से बनता है कि किसको नोबेल प्राइज मिला, जिसने एटम ऑफ स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, तो नील्स बोहर, याद रखिएगा, नील्स बोहर। रदरफोर्ड की थ्योरम के बाद नील बोहर ने फाइनली क्या किया भाई, एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ये चलता है। अब हमें एक्सप्लेन नहीं करना, हमें तो बस वन लाइनर आंसर्स देने हैं भाई, कहीं ना कहीं आपके स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है थोड़ा बहुत। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखिए याद रखिएगा, मास का मतलब होता है, हमने इलेक्ट्रॉन को निग्लेक्ट किया है, तो न्यूक्लियस में जो भी पाया जाता है उसके मास को ऐड कर दीजिए, तो वही एटम का मास होता है। तो एटॉमिक मास होता है कि कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, कभी कभी कुछ केसेस में चेंज होता है। ठीक है, एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऊपर लिखते हैं और केमिकल सिंबल को नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है, ट्रिक होता है ईंट पर नाच। इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, ठीक है, इट इज निगेटिवली चार्ज, कंक्लूजन है। द नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपको क्या पता चला कि लगभग में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ केसेस में ये वैरी कर जाते हैं, जहां पे आइसोटोप्स और आइसोबार्स आते हैं वहां पे ये वैरी करते हैं, अदरवाइज एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस विच इज नेग्लिजिबल। भाई रदरफोर्ड ने क्या खोजा, प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बारे में बताया। पॉजिटिवली चार्ज है, नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर के इक्वल है, क्योंकि नंबर क्या होता है भाई, इन्होंने प्रोटॉन खोजा और प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो भाई जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही क्या हो जाएंगे, उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। तो किसी एटम का एटॉमिक नंबर उसके न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन से पता चलता है, ये याद कर लीजिए। किसी भी एटम का एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उसमें कोई रोल नहीं होता है, इसे भी याद कर लीजिए। याद रखिएगा कि इन सारी चीजों को आपको हमेशा माइंड में रखना है। ठीक है, अगर आपको किसी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो समझ लीजिए कि लगभग में प्रोटॉन उसके इक्वल है, तो आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है। उसका क्या पता है आपको, एटॉमिक नंबर पता है। और मान लीजिए आपको मास दे दे, क्या दे दे, मास में आपको न्यूट्रॉन का मास दे दे और पूछे कि पूरा एटॉमिक मास बताओ, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन पता है तो प्रोटॉन पता होगा, प्रोटॉन का एटॉमिक मास पता है तो उसको ऐड कर दीजिए उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करके, तो आपका काम बन जाएगा। डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो देखिए रदरफोर्ड ने प्रोटॉन, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने। बोले कि एक और पार्टिकल होता है जो इसका मास बढ़ाता है, लेकिन उस पे कोई भी चार्जेस नहीं होते, न्यूट्रल एंड हैज नो चार्ज, इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द प्रोटॉन। मैंने बोला ना कि जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है कई बार इक्वल होते हैं और कई बार इक्वल नहीं होते हैं, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन है, तो आपको कुल कंक्लूजन इसी पे स्लाइड में मिल गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, किसने डिस्कवर किया। नील्स बोहर के बारे में क्या पूछा जा सकता है कि किसने एटम ऑफ स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। ठीक है, वाटरमेलन वाला किसने दिया था वो अलग चीज है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। आई थिंक यहाँ तक चीजें बहुत ही क्लियर एंड कट है, आपको यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। वैलेंसी क्या है, देखिए यार, अब मैं बात करूं तो आपने पढ़ा H2O, ठीक है, हमें पता है कि हाइड्रोजन की बात की जाए तो बेसिकली बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। ऑक्सीजन की बात की जाए तो इसमें होते हैं 8, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने आपको बताया भी ऑक्टेट के बारे में, किसके बारे में बताया, ऑक्टेट, या हमने बोला कि सारे के सारे लगभग में सभी के सभी एटम
एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं होते हैं, वो किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्ट करके स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए ये जान लीजिए कि जो भी एटॉमिक मॉडल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में पड़े हुए हैं, लेकिन ये क्या इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं तो अगर वो ऑक्टेट स्टेट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब दूसरे से जैसे ही आप बढ़ेंगे आपको एनी हाउ करना क्या है, 8 करना है। कितना करना है, 8 करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 है, अगर ऐसे सबको भाई मिलता जाए तो ठीक ओके है, लेकिन कैसे, हम डिवाइड करके देखते हैं। अब जब हाइड्रोजन के लिए आप बनाएंगे तो ये उसका न्यूक्लियस है, अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1। अब इसको क्या चाहिए, स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। चलिए भाई ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन के लिए बनाया भाई, ये इसका न्यूक्लियस हुआ, अब पहला ऑर्बिट है, चलिए दूसरा ऑर्बिट है। अगर आप ध्यान से देखें, चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ फिर से बनाता हूँ। अगर मैं कहूँ पहला ये न्यूक्लियस है और ये इसका एक ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट है, ठीक है। अब 8 है, 8 को डिस्क्राइब कीजिए, पहले सेल में कितने होने चाहिए, 2, फिर कितने होने चाहिए, 6। ठीक है, 2 के बाद कितने बचे, 6, क्योंकि 8 ही है, तो भाई मैंने पहले में डाल दिए इसके 2। अब दूसरे के लिए कितने बचे, दूसरे के लिए मेरे पास बचे हैं सर 6। मेरे पास कितने बचे, 6, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखा जाए तो इसके पास 1 है, इसके पास 6 है, इसको कंप्लीट होने की चाहिए भाई। देखिए अगर पहला ही ऑक्टेट आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे तो दिक्कत है। पहला ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए आपके पास 2 तो मिनिमम होने चाहिए, तो हाइड्रोजन के पास किसकी कमी है, 1। अब क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसलिए बहुत रिएक्टिव है। हाइड्रोजन को मोस्ट रिएक्टिव क्यों कहते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होने का मतलब यही है कि उसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और 1 इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो वो किसी से भी कर सकता है, इसलिए इसे हैवीली रिएक्टिव माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कितने की कमी है आउटर सेल में, 2 की कमी है। अब भाई एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक सराउंड लेते हुए, भाई मान लीजिए इसको मैं इरेज कर दूं यहाँ से और इसको मैं इस तरह से कंप्लीट कर दूं, और भाई ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन कहेगा आप इधर आइए जनाब इलेक्ट्रॉन भाई, हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन हम अपने में काउंट कर लेंगे, आप मेरा काउंट कर लीजिए। तो ठीक है भाई, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबिलिटी आ गई। लेकिन ऑक्सीजन कह रहा भाई अभी मेरे टोटल हुए 7, मेरा कैसे काम चलेगा। तो कहता अरे भाई कोई नहीं, मैं अपने दूसरे पार्टनर को बुलाता हूं। फिर एक हाइड्रोजन इधर से आता है, एक हाइड्रोजन का आता है इधर से आता, कहता भाई हमसे भी तो बात कर लो। अब भाई शेयरिंग के साथ इनके 8 हो गए ऑक्टेट और इनके हो गए 2 और 2, और क्योंकि 2 हाइड्रोजन आए और 1 ऑक्सीजन आया तो बन गया H2O। तो यहां पे समझ लीजिए कि, और ये जो परफॉर्म किए, तो कैसे पता चलता है कि किसको कितने एटम चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना है। तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, या किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन लेने या देने या शेयरिंग करने की कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, और दे आर टेकिंग, गिविंग एंड शेयरिंग। इसी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं बेसिकली बेटा, इस कैपेसिटी को हम कहते हैं वैलेंसी, या कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, संयोजकता। संयोजकता किसी भी यौगिक को बनाने के लिए तत्वों के संयोजन की क्षमता, ठीक है, अपने बाहरी सेल के ऑक्टेट को पूरा करने के लिए आवश्यकता, उसी को वैलेंसी कहते हैं। तो आपको ऑक्टेट समझ में आ गया होगा कि 2 8 8 का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर कोई ऐसा, जिसे आप कहते हैं नोबल गैस, नोबल गैस का मतलब क्या है, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, जिनका ऑक्टेट, जैसे हीलियम की बात करें, हीलियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो उसका पहला ऑक्टेट कंप्लीट है, बात खत्म, 2 है, उसको आगे बढ़ना ही नहीं है, तो ये स्टेबल है, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसे जिसका भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, वो क्या करेगा, पहले ऑक्टेट में 2 रखेगा, दूसरे में 8 रख लेगा, और 8 रखने के साथ ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये भी किसी से नहीं करेगा। तो जिसके 2 10 18 24 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ, उनको कभी भी, वो हमेशा स्टेबल रहते हैं। लेकिन जिनके कम है वो रिएक्शन करते रहते हैं, और उन्हीं रिएक्शंस के कारण से कंपाउंड्स बनते हैं, वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स हम यूज करते हैं। आप सोचिए ना यार, ए से जेड का अल्फाबेट है और इस अल्फाबेट से कितने सारे वर्ड बना देंगे, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज बना दी गई। तो भाई 118 एलिमेंट्स हैं यार, 180 एलिमेंट्स है, जिसमें से 90 प्लस तो नेचुरल है,
बाकी लैब में बनाए गए हैं। अब 118 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कितने कंपाउंड बन सकते हैं, उसके बाद फिर उन कंपाउंड को मिला के कितने मिक्सचर बन सकते हैं, इसका आपको आइडिया भी नहीं है, इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। और उन्हीं कॉम्बिनेशन से तो आज सब कुछ हमारे आसपास है, वो क्या है, सब कुछ एटम से बना है, एक टाइप के एटम से एलिमेंट्स बने होंगे, फिर कंपाउंड बना होगा भाई, और कंपाउंड को मिला के मिक्सचर बना होगा। और उस सब कुछ मिक्सचर और कंपाउंड हमारे अराउंड है, मेरे हाथ की पेन, ये टी शर्ट भाई, ये घड़ी, ये बोर्ड, ये पूरा स्टूडियो क्या है, मिक्सचर है। ठीक, इन्हीं सारी चीजों से बना है। तो केमिस्ट्री तो आपकी डेली लाइफ है यार। तो किसी को डाउट है कि भाई क्या है वैलेंसी क्या होती है, और वैलेंसी डिपेंड करती है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। ठीक है, तो कितना शेयर करते, कितना लेते देते। देखिए समझिए, हाइड्रोजन, ये याद होना चाहिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है। भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर होते हैं। और हमने पढ़ा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लगभग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। बहुत ही रेयर केस में, आइसोटोप से आइसोबार के केस में चीजें चेंज होंगी, अदरवाइज ये इक्वल ही रहेंगे। तो इस टेबल में आ जाइए भाई, हीलियम की बात करेंगे, हीलियम में 2 होते हैं, अभी 2 हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं, तो ये तो स्टेबल है। फिर लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बारे में आप जानते हैं ना कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब 7 है। अब इसके भाई आउटर इसका कॉम्बिनेशन ब्रेक करेंगे तो कहेंगे 2 5, मतलब इसको कितने, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ले सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, और एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन समझिएगा, एटॉमिक नंबर को क्या समझिएगा, प्रोटॉन समझिएगा। तो देखिएगा ये इक्वल हो भी सकते हैं और ये इक्वल हो भी नहीं सकते। तो हीलियम में तो इक्वल है, लेकिन लिथियम के केस में चेंज हो गया, बेरिलियम के केस में सेम अब में भी चेंज हो गया, यहां देखिए बोरॉन में भी चेंज है, कार्बन में सेम है, अच्छी बात है, नाइट्रोजन में सेम है, ऑक्सीजन में सेम है, फ्लोरीन में थोड़ा सा एक ज्यादा हो गया, नियॉन में सेम है। अब नियॉन का देखिए नंबर ऑफ क्या है, एटॉमिक नंबर 10 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, तो ये क्या होगी, ये एक नॉन रिएक्टिव गैस होगा, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होगा, क्योंकि इसका ब्रेकअप करेंगे तो ये 2 और 8 के पार्ट में ब्रेक होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4 सेल होते हैं, KLMN, 4 सेल होते हैं एनर्जी वाइज, KLMN। ठीक है, तो अब जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल में घूमेगा, और कब तक पहले सेल में घूमेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी पहले सेल में घूमेगा, लेकिन 2 से ज्यादा होते तो आप किसरे सेल में चले जाते, दूसरे सेल में चले जाते। तो 3 होते ही आप किस में आ गए, L सेल में आ गए। ठीक है, अब देखिए L लंबा तक चलता है, लेकिन जब आप 8 को किसको 10 क्रॉस करेंगे, क्योंकि पहला क्या है 2 8, और जैसे 2 8 के बाद मतलब 10 होता है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ 11 हुआ, आप किस सेल में चले गए, तीसरे सेल में चले गए। तो देखिए वैलेंसी की बात करें, हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस या माइनस दोनों हो सकती है, कभी वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कभी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कभी शेयरिंग भी कर सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से, हीलियम की वैलेंसी 0 है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल में है, 2 उसको चाहिए थे, 2 हैं, तो उसकी वैलेंसी 0 हो गई। अब बात करते हैं लिथियम की, लिथियम के देखा जाए तो इसके पास पहला ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब समझिए ना, पॉजिटिव वैलेंसी कब होगी, नेगेटिव कब होगी। लिथियम की बात करें तो इसका पहला ऑक्टेट कंप्लीट है 2, अब इसके पास बचा एक एक्स्ट्रा। तो ये बताइए, या तो उसको दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 किसी से लेना पड़े, जो कि पॉसिबल नहीं है, 7 कोई उधार आपको नहीं देगा। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो एक एक्स्ट्रा पड़ा है वो किसी को उठा के डोनेट कर दो, कि भाई ये ले जाओ, मेरे को स्टेबल कर दो, एक ही तो बचा है, ले जाओ यार, मेरे को नहीं चाहिए, सबकी झंझट है। तो वो पॉजिटिव हो गया। यहां से ऐसे ही देखिए, बेरिलियम का होता है, बोरॉन का होता है कि वो 3 उठा के दे देता है। कार्बन के केस में ना भाई मानना पड़ेगा कि मैक्सिमम चीजें कार्बन कंपाउंड से बने, क्योंकि कार्बन का ध्यान से देखिए तो सही, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में L में 4 है, और चाहिए हमें 8, मतलब 4 की कमी है। अब या तो ये 4 ले, या तो ये 4 दे, या 4 के साथ शेयरिंग करे, इसलिए कार्बन के कंपोनेंट्स कंपाउंड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कमाल का है। ठीक है, इसके अलावा तो देखिएगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे एक है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के केस में 15 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एटॉमिक, अब 15 इलेक्ट्रॉन के रीजन से कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 5। अब भाई जिसके पास 5 है वो 5 शेयर नहीं करेगा, वो कहेगा 3 कहीं से जुगाड़ कर लो। तो इसका क्या हो गया, तो नीचे बढ़ते पे हमें थोड़े से नेगेटिव मिलने लगते हैं। तो ये टेबल है, आपको सारा याद नहीं करना है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें याद होना चाहिए, कि इससे आपको पता चल जाएगा कि एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और वैलेंसी क्या है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई वैलेंसी बता दो कि इसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो
आप ध्यान से देखिए कि जो स्टार्टिंग वाले हैं, जो मतलब मैक्सिमम एल शेल तक है, कहां तक है, एल शेल तक आ रहे हैं, इसमें केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन और कौन है, नाइट्रोजन, इन तीनों की वैलेंसी नेगेटिव है। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कई बार पूछी गई -2, नाइट्रोजन की -3। क्यों? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, नंबर ऑफ जिसमें 6 हैं, तो फिर क्या करेगा भाई, 6 है तो 2 और 4, अब 4 को इसकी चाहत है कार्बन के लिए, 7 है तो 2 एंड 5, अभी इसको 2 चाहिए, तो इसके रीजन से 3 चाहिए, तो 3 चाहिए तो 3 कहीं ना कहीं से उधार लेता है, इसलिए इनकी वैलेंसी नेगेटिव होती है। वैलेंसी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक वैलेंसी में यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वैलेंसी के बाद कुछ और चीजें समझते हैं यहाँ पे। अब देखिए, कहा जाता है कि मैंने कहा था ना कि कुछ केसेस एक्सेप्शनल होते हैं केमिस्ट्री में बहुत सारे, तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में जान लीजिए। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करेंगे कि आइसोटोप्स और आइसोबार के साथ बाकी की चीजें हम किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में और क्या क्या चीजें आती हैं। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में बात करें तो समझिए, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। अब देखिए एटॉमिक नंबर क्या डिसाइड करता है, प्रोटॉन क्या डिसाइड करते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या डिफाइन करता है, एटॉमिक मास डिफाइन करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा कि कई सारे में प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम है और कई में प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिफरेंस है। तो कह रहा है कि अब जिसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कहीं गलती से सेम हो गए तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है दोनों में तो एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। ऐसे को कहते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, ऐसे याद रखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट। जब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलेंगे तो एटॉमिक नंबर माइंड में आना चाहिए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोलेंगे तो एटॉमिक मास। तो आप कहेंगे एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट, उसे कह देंगे आइसोटोप्स। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोटियम है, डिट्रोरियम है, ट्रिटियम है, यूज टू फाइंड एज ऑफ फॉसिल्स, इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या है, अपने आप में आइसोटोप्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा आइसोबार्स, अब इसमें कह रहा है कि सेम मास नंबर, अरे यार अगर सेम मास नंबर है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंस है, मतलब कोइंसिडेंस समझिए क्या है इसका, कि सेम मास नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, मतलब मास नंबर सेम है तो कुल मिला के एनी हाउ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आप ऐड कर रहे हैं तो कोइंसिडेंटली सेम आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, डिफरेंट है। मतलब क्लियर है कि जो दो एलिमेंट्स लिए उसमें न्यूट्रॉन किसी का कम था या किसी का ज्यादा था, और इस तरह का कॉम्बिनेशन बना कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में मास सेम आ गया। डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, मतलब इसमें प्रोटॉन सेम होंगे और न्यूट्रॉन के डिफरेंस होंगे। जैसे आर्गन देखिए, आर्गन 40, एंड ये कैल्शियम देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, आर्गन के आइसोबार्स हैं और कैल्शियम के भी आइसोबार्स हैं, तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स से आपके एग्जांपल नहीं पूछे जाते हैं, बस याद रखिएगा कि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, और आइसोबार में एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो टोप मतलब नंबर सेम मास डिफरेंट, बार मतलब मास सेम नंबर डिफरेंट। बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार गलती करते हैं, कितनी भी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में कंफ्यूज हो जाके ये इसको गलती कर देते हैं। ठीक है, ओके। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है कि कितने एटम आपके बेसिकली कर रहे हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, तो H2O में इसके 2 एटम आ रहे हैं, 2 एटम है तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आया 18। ऐसे HNO3 की बात करें तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का क्या है। अच्छा, अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि सर मॉलिक्यूलर मास में कैसे निकाले, ऑक्सीजन का 16 कैसे आया, तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा, 8, उसका डबल कीजिए कितना हो गया 16। तो अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर पता हो, क्या पता हो, एटॉमिक नंबर पता हो, तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हीं का डबल कर दीजिए, उन्हीं का क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए फिलहाल, तो यही समझिए। अब जैसे n की बात करें तो नाइट्रोजन में कितना होता है बेटा 7, 7 का डबल कितना हो गया 14, तो इसने बोला 1 + 14। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का हमने कितना लिया 16, और 3 आइटम है तो 16 2 क्या हो गया, 16 3 48 हो गया, तो 48 ऐड कर दिया 63। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास भी कभी आपसे पूछ लिया जाता है छोटी छोटी चीजों का, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, फाइंड एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स इन Mg2+। अब 2+ का मतलब है कि इस प्लस का मतलब ही हो गया कि इसकी वैलेंसी पॉजिटिव है। ठीक है,
तो मास नंबर की बात करें अगर Mg2+, तो हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम में, तो मास नंबर इसका है देखिए 24, और 2+ का मतलब है कि इसके पास 2 एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, ठीक है। अब उसको क्या करते हैं भाई, जो एक्स्ट्रा चार्जेस है उसको माइनस कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10 आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए, 12 आ गए, ठीक है। 2+ का मतलब उसके पास क्या थे, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, वो जो दे के अपने आप को स्टेबल कर सकता है। 2+ का मतलब ये हुआ कि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने की उसकी कैपेसिटी है, उसकी वैलेंसी पॉजिटिव है। तो भाई अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानना है एग्जैक्टली कितना हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, मास नंबर है 2, माइनस कर देंगे उसमें से 12। मास क्या होता है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इस केस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम होते हैं, तो हमने हाफ कर लिया, तो 12 24 का क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है, ओके। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लगभग में सेम होते हैं, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा चार्जेस को माइनस कर दिया, तो 10 आ गया, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 ही रहेंगे, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया। तो इस तरह से होता है। हालांकि आपको क्या करना है, क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले, क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस 1 लाइनर याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया, एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ लिए हैं, उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन देख लिए हैं, आइसोटोप देख लिए, आइसोबार्स देख लिए, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते ये देख लिए। इससे ज़्यादा अभी तो फिलहाल नहीं पढ़ना है, वैलेंसी वगैरह पढ़ ली। अगले वीडियोस में हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे केमिस्ट्री के ही, जिसमें हम जानेंगे कि और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वो हम पढ़ लेंगे। 2 वीडियोस में मुझे लगता है कि आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी जो किसी भी एग्जाम में बेसिक में पूछी जाती हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जैसा कि मनोबला एसएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को भी आप शेयर कर सकते हैं। बेसिक एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी मैटर करती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे, बाय एवरीवन।